नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। होता ये है कि एक परिवार को अपने पारिवारिक कार्यक्रम में कहीं बाहर जाना था। उसके लिए वो एक गाड़ी को बुक करते हैं। गाड़ी लेके जो शख्स आता है वो उसका नेचर बहुत अच्छा होता है और इस परिवार के साथ वह चला जाता है और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो कहता है, बहन जी आप लोगों का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप एक काम कीजिए, कभी भी आपको कोई भी प्रोग्राम में कहीं जाना हो तो मेरे को ही बुलाना। और इस प्रकार से ये शख्स अपना नंबर देकर चला जाता है कि कभी भी गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो मुझे ही संपर्क करना। और इस ड्राइवर का भी नेचर इस परिवार को अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं भाई साहब, आप जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे ही संपर्क करेंगे। ऐसा कह के वो चला जाता है। कुछ दिन बाद फिर इस परिवार को कहीं जाना होता है और वो इस लड़के के साथ संपर्क करते हैं। लड़का गाड़ी लेकर आ जाता है, सब लोग गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन अभी इस गाड़ी में एक सदस्य और बढ़ चुका था। वो थी एक खूबसूरत लड़की। ड्राइवर जब उस लड़की को देखता है तो वह देखकर ही मन में उस के पे लट्टू हो जाता है। लेकिन लड़की जो कि अभी 13 साल की है, इसीलिए कुछ कहा नहीं जाता। परिचय पूछता है और इस प्रकार से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। दरअसल ये लड़की उस महिला की बेटी होती है जो अभी 13 साल की है। ड्राइवर को देखते ही वो पसंद आ जाती है और 13 साल की है, बालिग होने का वो इंतज़ार करता है। वो सोचता है कि शादी तो मैं इसी लड़की के साथ करूँगा। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती मैं इसका इंतज़ार करूँगा, और ये शख्स उसका इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही वो लड़की 18 साल की होती है, ड्राइवर अपने प्यार का इजहार करता है और उसको शादी के लिए प्रपोज़ करता है। उससे पहले ही इस लड़की का कत्ल हो जाता है। तो इस लड़की का कत्ल कैसे हुआ, ये सारी बातें आइए हम समझते हैं। ये पूरी घटनाक्रम है राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले की। यहाँ एक जगह है केसरी सिंह गुर्ग। यहाँ वार्ड नंबर 5 की एक महिला शोभा देवी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है। 17 सितंबर 2019 को यह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और कहती है, साहब मेरी बेटी जो कि श्री गंगानगर कॉलेज में गई थी एडमिट कार्ड लेने के लिए, वो वापस नहीं आई है। उसको गए काफ़ी टाइम हो गया है। शाम के समय वो सुबह 10 बजे यहाँ से निकली थी और अब शाम हो चुकी है। मेरी बेटी वापस नहीं आई है, आप ढूंढ दीजिए। उन लड़की के पास कोई मोबाइल तो नहीं था, लेकिन वो एफआईआर दर्ज कर देते हैं और कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बालिग है, हम ढूंढ देंगे। और ऐसे कहते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चलता। परिवार वाले उम्मीद लगाए पुलिस स्टेशन में हर 2-3 दिन में जाते हैं और कहते साहब मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। लेकिन पुलिस को जो काम करना था वो अपना उतने अच्छे तरीके से करती नहीं है। और धीरे धीरे करके ये समय बीतता जाता है। और यहाँ आपको बता दें कि 7 महीने गुजर जाते हैं। इसी 7 महीने के गुजर जाने के बाद इनका जो शोभा देवी का एक बेटा होता है, विक्रम। विक्रम का एक दोस्त होता है। उस दोस्त के पास फेसबुक आईडी पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है रवि नाम के युवक की। वो इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी प्रोफाइल को देखता है। ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं। 2-3 दिन के बाद उस प्रोफाइल में एक लड़की दिखाई देती है अपने दोस्त विक्रम के साथ। उसको थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से उस प्रोफाइल को देखता है, लेकिन वो फ़ोटो गायब हो चुकी होती है। इसके बाद फिर 2 दिन के बाद वो लड़की दिखाई देती है विक्रम के साथ, जो कि विक्रम की गुमशुदा हुई 7 महीने पहले गुमशुदा हुई बहन थी। अब ये लड़का विक्रम के पास जाता है और दिखाता है अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी फेसबुक प्रोफाइल। वो कहता है देखो विक्रम, ये तुम्हारी बहन अनुजा है क्या? वो देखता है और अपनी माँ के पास, शोभा देवी के पास जाता है। कहता माँ, 7 महीने पहले हमारी बहन गायब हुई थी, आज हमें इस आईडी पर उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। तब इस आईडी को अच्छे से देखा जाता है। इसमें कुछ खास नहीं होता, लेकिन यहाँ एक संपर्क मोबाइल नंबर मिल जाता है। जब उस नंबर पर ये लड़का कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो बंद आता है।
इसके बाद इसका व्हाट्सएप भी चालू रहता है, तो व्हाट्सएप पे कई मैसेज करने के बाद भी इसमें कोई रिप्लाई नहीं आता है। इसके बाद ये शोभा देवी अपना मोबाइल लेकर, इसका प्रोफाइल लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि सर देखिए, इस फेसबुक प्रोफाइल में जो रवि नाम के नाम से चल रही है, इस पर मेरी बेटी की तस्वीर है। हमारे पास सिर्फ यही है और ये एक मोबाइल नंबर मिला है, इसके अलावा हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। इसके बाद पुलिस प्रशासन थोड़ा सा जागरूक होता है और इस नंबर को लेकर इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकलती है और लोकेशन को जानने की पता की जाती है। तब जाके मालूम चलता है कि राजस्थान के ही पास के किसी 11 गांव का ये नंबर है। जब वहां जाते हैं और पूछताछ करते हैं ये नंबर किसका है, कहाँ से है, तब वहां के गांव के लोग बताते हैं कि ये आईडी मेरे दोस्त की है और ये नंबर भी मेरे दोस्त का है। तब कहते हैं इस वक्त तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तब गांव के लोग वहां कुछ बताते नहीं हैं। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से सख्ती से थोड़ा सा पेश आती है और पूछती है। तब ये लोग बता देते हैं कि इस वक्त वो गांव से बाहर चंडीगढ़ में ड्राइविंग का काम करते हैं। फिर पुलिस वहां दबिश डालती है और चंडीगढ़ से इस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। इस शख्स से इस लड़की के बारे में पूछताछ होती है। शोभा देवी को इस शख्स से मिलवाने के लिए, शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है। जब वो शख्स को देखती है तब उसको बहुत आश्चर्य लगता है और देखते ही शोभा देवी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो पुलिस को बताती है, सर ये तो रमेश है, ये वो ड्राइवर है जो हमारे घर में अक्सर आता जाता है, हमें अपनी बहन मानता है और हम इसको भाई मानते हैं। दरअसल ये कुछ दिन पहले हमारे घर में एक पारिवारिक प्रोग्राम में हमें ले जाने के लिए हमने इसकी गाड़ी बुक करी थी। उस समय इसका नेचर हमें बहुत अच्छा लगा था और इनको भी हमारे परिवार का नेचर बहुत अच्छा लगा था। तभी इन्होंने कहा आप मेरी बहन जैसी हो और हमने इनको अपना मुंह बोला भाई मनाया था। आज से 5-6 साल पहले हमारी मुलाकात हुई। तब से ही जब हमें कहीं भी टूर पे जाना होता है, कहीं किसी प्रोग्राम में जाना होता है, तो हम रमेश की ही गाड़ी बुक करते हैं, क्योंकि रमेश हमारे भाई जैसा है। लेकिन 7 महीने से रमेश से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद वो हाथ जोड़ के रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है शोभा देवी, रमेश के पैरों में गिर जाती है और कहती है, भैया मेरी लड़की के बारे में आप बता दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। रमेश पहले तो इधर उधर की फालतू कहानियाँ सुनाता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है और अपने तरीके से पूछती है, तब रमेश पूरी कहानी बयां करता है। तो कहानी कुछ इस तरह से होती है। रमेश बताता है कि जब पहली बार मैं इस परिवार के संपर्क में आया था, तब मुझे इस परिवार का नेचर बहुत अच्छा लगा था। मैं अपनी गाड़ी लेकर अक्सर इनके घर आता था और इस बीच हमें इनकी लड़की दूसरी मुलाकात में बहुत पसंद आ गई थी। उस समय वो 13 साल की थी। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा जब ये 18 साल की बालिग हो जाएगी। उसके लिए मैंने इनको अपना बहन बनाया, भाई बना, और बहन भाई के रिश्ते से वो लड़की मुझे मामा कहती थी और मैं जो कि मामा होने के नाते कभी भी इस घर में आता जाता था। हालांकि मैंने इस बीच लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दिया था और उससे अपनी शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय लड़की ने कोई एतराज़ नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, हम जब बालिग हो जाएंगे तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। लड़की ने भी आश्वासन दिया। रमेश और लड़की की इस तरीके से मुलाकातें होने लगीं, बातें होने लगीं। जब भी मौका मिलता लड़की घंटों रमेश से बातें करती। परिवार वाले को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। हालांकि लड़की के पास अपना कोई पर्सनल मोबाइल तो नहीं था, लेकिन घर परिवार के मोबाइल से ही वो बातें किया करती थी। रमेश के मन में तो कुछ और ही पनप रहा था। बाकी घर परिवार वालों को तो यही था कि ये इसकी भांजी है, ये लड़का भानेज है और वो मामा है, इसीलिए बातचीत करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। इसके बाद लड़की बालिग हो जाती है, कॉलेज में आ जाती है और 17 सितंबर 2019 को सुबह वो उनके एग्ज़ाम होने थे कॉलेज में और एडमिट कार्ड लेने के लिए, कॉलेज जाने के लिए अपनी माँ को बोलती है, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ एडमिट कार्ड लेने के लिए।
वह अपनी सहेली जो कि उसके बाजू में ही रहती है मकड़ी के साथ कहती है चलो कॉलेज चलते हैं एडमिट कार्ड लेने के लिए। ये लड़कियां थोड़ी सी दूर पैदल जाती हैं, वहाँ किसी जान पहचान वाले लड़के से गाड़ी में लिफ्ट मांग लेती हैं, यानी मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पे मकड़ी के साथ ये लड़की चली जाती है और कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज वहाँ रमेश गाड़ी लिए खड़ा रहता है और ये लड़की कहती है मकड़ी से अभी मुझे कुछ काम है, इस मेरे मामा के साथ आप जाइए। यहाँ से ये लड़की मकड़ी उस लड़के के साथ चली जाती है और ये जो लड़की होती है रमेश की गाड़ी में बैठ जाती है। रमेश गाड़ी लेकर निकल जाता है और यहाँ से ये लोग मटका चौक के नज़दीक पहुँचते हैं। वहाँ सुनसान इलाके में कुछ 8-10 लड़के रमेश की गाड़ी को घेर लेते हैं। रमेश को बाहर निकालते हैं और बहस होती है, हाथापाई शुरू हो जाती है। ये 8-10 लड़के रमेश को पीट रहे थे और कह रहे थे इस लड़की को तुम कहाँ लेके जा रहे हो, इसको हमारे हवाले कर दो। लेकिन लड़की को इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो गाड़ी से बाहर भी निकल दी और कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। इसके बाद रमेश जैसे तैसे इन 7 लड़कों से अपने आप को छुड़ाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को जितनी तेज़ रफ्तार से भगा सकते थे वो आगे ले जाते हैं। इसके बाद ये लड़के कुछ दूर तक तो उनका पीछा करते हैं, लेकिन गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी तो लड़के भी पीछे हट जाते हैं। इसके बाद यह एक गांव में पहुंच जाते हैं। ये मोहनपुरा गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक नहर है, उसके पास रमेश गाड़ी खड़ा करता है, लड़की को बाहर निकालता है और वहाँ उसके साथ कुछ बातें करने लगता है। लड़की के साथ बातें करता है और कहता है ये लड़की कौन थे मैं नहीं जानती। तब लड़की कहती है देखो रमेश, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं मोनू से प्यार करती हूँ और ये जो 8-10 लड़के तुम्हें मारने आए थे इनमें एक मोनू भी है। तब रमेश का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो पूछता है ये मोनू कौन है। वो कहती है मोनू मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, मैं उसके साथ पढ़ती हूँ, वो मेरे साथ कॉलेज में है और मैं उससे ही प्यार करती हूँ और मैंने उसे बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ मटका चौराहे तक गुजरूँगी, वहाँ आ जाना, इसीलिए वो आया था। अभी मुझे जाने दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने इस लड़के को बता के रखा था कि तुम मेरे मामा लगते हो। ये बातें सुनकर रमेश को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो लड़की से चिल्ला के कहता है कि मैं 5 साल तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और हनुमानगढ़ में मंदिर में मैंने शादी की सारी तैयारी कर रखी हैं और हमारे सुखद जीवन के लिए मैंने सारी सुख सुविधाओं की सब कुछ जुटा के तैयारी करके रखा है और आज तुम मुझे ऐसे बोल रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तब लड़की कहती है कि देखो मैं मोनू से ही प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं करती, मुझे जाने दो, मैं तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो मैं तो भाग ही जाऊँगी, आज नहीं तो कल। तब रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो इस लड़की जो कि नहर के किनारे खड़ी हुई थी उसको नहर में धक्का दे देता है, जो कि नहर का पानी काफ़ी तेज़ बहाव में बह रहा था, इसीलिए ये लड़की भी पानी के बहाव के साथ बह जाती है। यहाँ रमेश घबरा जाता है और अपना जो मोबाइल लिए होता है वो उसको नहर में फेंक कर वो भी वहाँ से भाग जाता है और भाग के बीकानेर चला जाता है। बीकानेर में वह ड्राइविंग का काम करने लगता है और वहाँ 3 महीने काम करने के बाद वो फिर चंडीगढ़ चला जाता है। चंडीगढ़ में भी वह 3 महीने काम करता है। इसके बाद वो एक नई सिम नया नंबर ख़रीदता है, अपने घर पर अपने गांव वालों से संपर्क करता है, उन्हें ये नंबर देता है, जो कि वह इस लड़की को बहुत प्यार करता था। इसकी तस्वीरें भी अपने मोबाइल में संभाल के रखे था, इसीलिए कभी भी अपनी फेसबुक आईडी पे, व्हाट्सएप आईडी पे उस लड़की की प्रोफाइल पिक्चर लगा लेता था और इसी प्रोफाइल पिक्चर की वजह से रमेश आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो ये पूरी कहानी आपको बताई है इसलिए क्योंकि ये जो प्रेम प्रसंग है ये रमेश का कैसा था ये तो नहीं पता, ये तो रिश्ते भी इन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए यहाँ रिश्तों का भी गलत उपयोग किया है। तो ऐसे आप मुंह बोले रिश्तों से, अनजान लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, इसीलिए आपको ये कहानी बताई है। दूसरी, वो मोनू भी इससे प्यार कर रहा था, इसका मतलब मोनू भी इस लड़की से कोई प्यार नहीं करता था।
अगर वो प्यार करता तो इस लड़की को बचाने की कोशिश करता। तब जाके पता करा जाता है कि इस लड़की की लाश कहाँ गई। नहर में बह के ये लड़की की लाश कहीं चली गई थी। फिर वहाँ पुलिस को मिलती है ये लाश, और पुलिस सोशल मीडिया पर न्यूज़पेपर वगैरह में इख्तियार देती है। 72 घंटे तक जब इस लड़की के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती तो गुमशुदगी की वो एक लावारिस लाश के तौर पे अपने हिसाब से इस लाश का क्रियाक्रम कर देते हैं। उसकी कुछ तस्वीर फ़ोटो वगैरह खींच के रखते हैं, जो मौके पर इनके घर परिवार वालों को दिखाते हैं। जब ये सब कुछ पहचान हो जाती है, पुष्टि हो जाती है कि ये उनकी ही बेटी है, तब पता चलता है कि ये जो लड़की 18 साल की अनुजा, जो कि रमेश के एक तरफा प्यार के शिकार होकर अपनी जान गंवा दी है। तो आप इस प्रकार के रिश्ते नाते जो होते हैं उसके बीच में प्रेम प्रसंग होता है, इनसे सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को बचाए रखें। इसीलिए ये कहानी है। जय हिंद, जय भारत।